इजराइल के 91 गैलीली डिवीजन पर मिसाइल अटैक हुआ है। लेबनान ने बुरकान मिसाइल से मुख्यालय को किया है टारगेट। धमाके की आवाज से दहला पूरा इलाका। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे किस तरीके से आसमान में ये बड़ा प्रहार किया गया, हमला किया गया। बुरकान मिसाइल से मुख्यालय को किया गया है तबाह। और अगली बड़ी खबर है ईरान से। जी हां, ईरान ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। इजरायली परमाणु ठिकाने डिमोना को उड़ाने की घोषणा की है। तेल अवीव के पॉश इलाके को ध्वस्त करने की धमकी। बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह कर देंगे, ये चेतावनी, ये धमकी ईरान ने दी है। तस्वीरें भी जारी की है और ये बताने की कोशिश की है कि हमले के पहले ये इलाके कैसे दिखते हैं और जब हम हमला करेंगे उसके बाद क्या हालात होंगे। और आइए बारी बारी से वो 3 टारगेट कौन कौन से हैं वो हम आपको दिखाते हैं जहां ईरान बारूदी प्रहार कर सकता है, ईरान हमले कर सकता है। बिग वॉल पर वो टारगेट्स आपके सामने जो ईरान ने फिक्स किए हैं। टारगेट नंबर 1 की हम बात करें, ये है टारगेट नंबर 1 और उसमें आप देखिए 2 तस्वीरें बताई गई हैं, बिफोर एंड आफ्टर। और ये जो टारगेट नंबर 1 है वो डिमोना परमाणु ठिकाना, परमाणु न्यूक्लियर सेंटर है जिसको टारगेट किया गया। ये बताया गया कि अभी ये कैसा दिख रहा है, लेकिन हम जब हमला करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। अब अगले टारगेट की बात करते हैं। तेल अवीव के पॉश इलाके को बताया गया है कि ईरान का अगला टारगेट है। उसमें भी तस्वीरें जारी करके बताने की कोशिश कि बिफोर एंड आफ्टर अटैक के सिचुएशन क्या होगी। ये तीसरा टारगेट है बेन गुरियन एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट करने की बात कही गई है। बिफोर एंड आफ्टर ये पिक्चर्स, ये तस्वीरें दिखाई गई है। इस तरह से ये 3 टारगेट ईरान ने फिक्स किए हैं अपने हमले के लिए और जिसका ऐलान भी ईरान ने किया है। और अगली बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। ईरान की धमकी के बाद सुपर पावर अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने ईरान को विनाशकारी परिणाम की चेतावनी भी दी है। धमकी के बीच भारी संख्या में अमेरिकी एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। तो ये देखिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट पहुंचा है। कहा जा रहा है कि अब अमेरिका भी पूरे सिचुएशन को देखते हुए एक्टिव हो चुका है और ईरान की धमकी के बाद सुपर पावर अपनी तैयारी और बढ़ा रहा है। बौखलाया हुआ है अमेरिका। और अमेरिका की धमकी यूं ही नहीं है। ईरानी सेना ने इजरायल को तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया। खबर है कि ईरानी सेना ने न सिर्फ इजरायल में हमले की तैयारी कर ली है, बल्कि रूस की मदद से अपनी सुरक्षा भी पुख्ता कर ली है। इसी तैयारी के बाद ईरान ने घोषणा कर दी है कि आज किसी भी वक्त इजरायल पर बहुत बड़ा बारूदी प्रहार हो सकता है। ईरान ने इजरायल के अंदर मौजूद अपने टारगेट भी फिक्स किए हैं और उनकी घोषणा भी की है ईरान ने। और ईरान की तरफ से ऐसे 5 संकेत आ रहे हैं जिसमें आज कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जी हां, जरा उस पर भी गौर करते हैं। इजरायल पर हमला कभी भी हो सकता है। ये 5 बड़े संकेत क्या है उस पर गौर करते हैं। पहला संकेत, IRGC ने हमले को लेकर पोस्टर जारी किया, यानी कि पोस्टर के माध्यम से यह बताया गया है कि हम कैसे हमला करने वाले हैं। खुल्लम खुल्ला ऐलान हमले के लिए। दूसरा इंडिकेशन, नेतन्याहू, पत्नी सारा और दोनों बेटे बंकर में पहुंचे हैं। देखिए, उनको भी आभास है कि टारगेट किया जा सकता है और वो भी निशाने पर हैं, तो उनको सुरक्षित ठिकाने में पहुंचाया गया है, अंडर बंकर उनको रखा गया। और तीसरा संकेत ये कि 11 यूरोपीय देशों ने प्लेन भेजकर अपने नागरिकों को इजरायल से निकाला है। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। दूसरे देश ये भांप चुके हैं कि हमला कभी भी हो सकता है। ऐसे में अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना यह बड़ी जिम्मेदारी है। चौथा, ईरान ने NOTAM जारी करके अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। एक तरीके से वहां से कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी, नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। यानी कि अगर किसी भी दूसरे देश की कोई उड़ान यहां से होती है तो वो परमिट नहीं होगी और उस पर खतरा रहेगा। 5वां, मिस्र समेत दर्जनों देशों की एयरलाइंस ने ईरानी एयर स्पेस में उड़ानें बंद कर दी हैं। उनको भी ये अंदेशा है कि कभी भी हमला होगा तो ऐसे में जो यात्री हवाई यात्रा करेंगे उनकी जान को खतरा है। तो ये 5 बड़े संकेत हमने आपको दिखाए जिससे यह साफ पता चलता है कि इजरायल पर कभी भी ईरान हमला कर सकता है। और ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान के इस विस्फोट को इजरायल और अमेरिका रोक पाएंगे।
तो देखिए, इजराइल पर हमला कभी भी हो सकता है, इसके कयास लगाए जाने लगे हैं। इजराइल और अमेरिका क्या इस हमले को रोक पाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल कतर से जो भी खबर सामने आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। आपको जानकारी हम दे रहे हैं, अमेरिका हमले को रोकने के लिए बड़ी तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तैयारी आखिर क्या है, आपको अब ये भी आगे बताने वाले हैं। तो जानकारी ये कहती है कि अरब में अमेरिका की बड़ी तैयारी है। देखिए, इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या तैयारी है वो हम आपको बता रहे हैं। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी ताकत तो झोंकी है। भारी संख्या में अमेरिकी एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं और कतर में दर्जनों अमेरिकी टैंकर, प्लेन F-22 की लैंडिंग हुई है। ये जो डिप्लॉयमेंट है ये बता रहा है क्या तैयारी है, इसका वॉल्यूम क्या है, और ईरान के हमले से इजराइल को बचाने के लिए ये सारी तैयारी है। ये विमान इस वक्त यहां पर लैंड कर चुके हैं, पहुंचे हैं, यानी कि ईरान कभी भी स्ट्राइक करता है इजराइल के ऊपर तो ऐसे में एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार की जाए इन सभी के माध्यम से, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे वो एयर हो। अमेरिका की बड़ी तैयारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। दरअसल ईरान ने 5 न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी है। न्यूक्लियर सेंटर के साथ 3 न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। 3 न्यूक्लियर माइन पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और अब आपको उन सेंटर्स के बारे में बताते हैं जिसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरानी न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा बढ़ी है। पहला है इस्फान न्यूक्लियर साइट, उसके बाद नंबर आता है नतांज न्यूक्लियर साइट का। ये वो न्यूक्लियर साइट है जिसकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। आगे है फोर्डो न्यूक्लियर साइट, उसके बाद है आरक न्यूक्लियर साइट, उसके बाद बुशहार न्यूक्लियर साइट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ तेहरान एटमी रिसर्च सेंटर है, यहाँ भी हाई सिक्योरिटी है। रमसार एटमी रिसर्च सेंटर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बोनाब एटमी रिसर्च सेंटर, आगे अगर बढ़े तो सघंद यूरेनियम माइन और यज्द यूरेनियम माइन, साथ ही गाचेन यूरेनियम माइन। तो देखिए, ये वो सेंटर्स हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब बात करते हैं यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई खबरों की। तो F-16 ने यूक्रेन का विध्वंसक हमला F-16 से शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने अटैक शुरू कर दिया है। इसके इस्तेमाल के जरिए रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा है, रूस ने कुर्स्क में F-16 से हमला किया और खेरसोन में भी देखे गए F-16 विमान। यूक्रेन के पास अब F-16 की ताकत। तो 30 महीने की जंग में पहली बार ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोल दिया और महज 24 घंटे के भीतर कुर्स्क के 10 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंची। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के ग्राउंड ऑपरेशन से रूसी सेना में खलबली मच गई है। 50 से ज्यादा सैनिकों ने यूक्रेनी फौज के आगे सरेंडर तक कर दिया है। मगर यूक्रेन के कुर्स्क में एंट्री से एटमी विनाश का खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि इस बार हमला F-16 से हो रहा है। चलिए और अब खबर ओलंपिक से, जहां भारत के लिए खुशखबरी है। जी हां, ओलंपिक में नीरज ने जीता है सिल्वर मेडल और 89.5 मीटर भाला फेंककर ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया। लगातार दूसरे ओलंपिक में जीता है ये मेडल। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में जीता था गोल्ड। पेरिस ओलंपिक में भारत को ये 5वां मेडल है। नीरज का लगातार ओलंपिक में ये दूसरा मेडल है और नीरज ने सिल्वर पर निशाना साधा है। 89.45 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और वही सिल्वर जीतने के बाद TV9 से नीरज की एक्सक्लूसिव बातचीत भी हुई है। नीरज बोले, देश के लिए मेडल जीतने की खुशी है, जेवलिन थ्रो में और सुधार करेंगे, टीम के साथ बैठकर कमियों को दूर करेंगे। और TV9 पर सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा एक्सक्लूसिव। जी हां, देश के लिए मेडल जीतना बड़ी बात है, ये कहा नीरज चोपड़ा ने। और देश के लिए गोल्ड जीता, इस बार सिल्वर से खुशी मनाएंगे। खेल में उतार चढ़ाव होता रहता है। नीरज चोपड़ा ने TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बातें कही है। लक्ष्य पाने तक रुकना नहीं है, ये कहना है नीरज चोपड़ा का। TV9 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि एक ही थ्रो लगा है मगर वो देश के लिए इतिहास रचने वाला बना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल एक ही थ्रो था, पर सही थी थ्रो तो, लेकिन पता नहीं मतलब बाकी थ्रो फाउल हो गए और रनवे सही से नहीं बैठा बस। पर कोई नहीं, फाइनली देश के लिए मेडल जीतना वो एक अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल आज अगर गोल्ड की बात करें तो शायद वो अपना दिन नहीं था, वो अरशद का दिन था। लेकिन
ऐसी खुशी भी देश को बहुत ज़्यादा दी है गोल्ड जीत के। आज सिल्वर में खुश हो जाएंगे। स्पोर्ट्स में यही चलता है, अप डाउन चलते रहते हैं। आगे आने वाले टाइम में फिर मौका मिलेगा, फिर से कंपटीशन होगा, फिर वो करेंगे। और पर कंपटीशन काफ़ी अच्छा था, ऑल ओवर देखे तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। हरियाणा से पंचकुला से पेरिस तक का एक सफ़र था। हाँ जी, छोटे गांव से सफ़र था और यहाँ तक सफ़र था। एक नया, वो भी एक नया इतिहास है देश के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। जो जर्नी रही है काफ़ी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि पता नहीं था यहाँ भी पहुँच जाएंगे, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही और काफ़ी अप डाउन्स आए, और फिर भी काफ़ी खुशी है कि यहाँ पे खड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने कल तिरंगा लहराएगा, दूसरी बार ओलंपिक के मैदान में तिरंगा लहराएगा, उसकी क्या खुशी होगी जब तिरंगा ऊपर जाएगा? तिरंगा ऊपर जाएगा लेकिन अपना राष्ट्रगान नहीं बजेगा, बस इसका वो है। उसकी खुशी अलग होती है और वो बिल्कुल टोटली अलग फीलिंग है। पर फिर भी अगर कंट्री के लिए मेडल जीतता है तो उसकी बहुत खुशी है, और हमेशा बस ऐसे ही जीतते रहें अपनी कंट्री के लिए, और जितना ज़्यादा करें उतना ही कम है। 2 बार मेडलिस्ट आइडियल बन गए, क्या बोलेंगे देश के लिए, देश के खिलाड़ी के लिए? बस देश के खिलाड़ियों को ये बोलूँगा कि बिलीव रखें खुद पे, और अपने आप को हंगरी रखें हमेशा और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपनी पोटेंशियल तक ना जाओ तब तक रुको मत, और ऐसे मत मानो कि यार बस जीत लिया है तो काफ़ी है। हमेशा आगे और रास्ते खुले रहते हैं, और मेहनत करो और अपने आप को निखारो और ज़्यादा जीतो। बधाई। और वहीं पेरिस ओलंपिक में नीरज ने शान से सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई खिलाड़ी लगातार 2-2 मेडल जीतने में कामयाब होता है। लेकिन भारत की तरफ से जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने ये कमाल करके दिखाया है। नीरज ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और अब पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतने में वो कामयाब रहे। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा ने फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो किया था। और अगर देखें तो नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल था, जिसने हर किसी की धड़कन बढ़ा दी थी। हालांकि दूसरे प्रयास में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर तक का थ्रो किया, और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठा प्रयास भी फाउल ही रहा। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम करने में कामयाब रहे। तो नीरज के इस ऐतिहासिक जीत पर पूरा देश जश्न मना रहा है। इस मौके पर उनके पिता और दादा ने क्या कहा है, सुनिए। हमारी तरफ से उसको पूरा आशीर्वाद है कि दोबारा पूरी मेहनत से, जैसे ओलंपिक 2020 का मेडल एक साइड करके, ऐसे ही 2024 का मेडल भी साइड में रखे और 2028 के लिए अपनी मेहनत शुरू कर देगा, तो हमें ये उम्मीद है। सारे गांव में खुशी का माहौल है। ये भी कोई छोटा मेडल नहीं है, सिल्वर मेडल लेना, और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है। पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है, और बहुत अच्छा, देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया। और आपको बता दें कि ओलंपिक में नीरज एक गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। हालांकि इसी इवेंट का गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम के नाम रहा, जिन्होंने फाइनल में दूसरे थ्रो में 92.97 का थ्रो कर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि गोल्ड भी अपने नाम किया। नदीम का यह थ्रो ओलंपिक का रिकॉर्ड है। और अब पेरिस ओलंपिक से सामने आई एक और खबर जो बेहद हैरान करने वाली है। पराग्वे की एक महिला खिलाड़ी को हद से ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से वापस घर भेज दिया गया है। नाम है लुआना अलांसो। आप अभी उसी महिला की तस्वीर देख रहे हैं। पराग्वे की महिला एथलीट और तैराक लुआना अलांसो पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्हें पेरिस ओलंपिक से वापस घर भेज दिया गया है। बड़ी बात यह है कि पराग्वे की महिला तैराक अलोंसा को उन्हीं के देश के अधिकारियों ने घर वापसी का आदेश दिया। और सोशल मीडिया पर अलोंसा को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, और लुआना अलोंसा का ज्यादा सुंदर होना उनके लिए मुश्किल बन गया। पैराग्वे के ही खिलाड़ियों ने लुआना अलोंसा को लेकर शिकायत की। कहा गया कि अलोंसा की खूबसूरती से खिलाड़ियों का ध्यान भटक रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके बर्ताव और अनुशासनहीनता के कारण यह कार्रवाई की गई है। कई बार लुआना अलोंसा ओलंपिक विलेज से बाहर ही रुकी। इस दौरान अलोंसा ने पेरिस में नाइट आउट पार्टियां भी की। अलोंसा अपने देश के खिलाड़ियों को चीयर करने भी नहीं पहुंची। तो इस तरीके के भी आरोप लुआना पर लगाए जा रहे हैं।
और अब चलते चलते आपके सरोकार की एक ऐसी खबर जिस पर फैसला तो गुरुवार को आ गया, लेकिन उसकी चर्चा आज भी है क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन उन करोड़ों मिडिल क्लास परिवार से है जो घर और कार की ईएमआई देते हैं। जी हां, नहीं बढ़ेगी कार घर की ईएमआई। जी हां, रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से ईएमआई नहीं बढ़ेगा। घर और कार की ईएमआई ज्यादा या कम नहीं होगी। 9वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है कि रेपो रेट को बरकरार रखा जाएगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस तरह से किसी भी व्यक्ति के ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ेगा, जस का तस रहेगा।